स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि जिनवू और योजिन दोनों आपस में बात करने के लिए एक कैफे में आए हुए होते हैं और जिनवू योजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तो असल में जो योजिन होता है वो जिनवू से कहता है कि सर मैं जिन्हा को प्रपोज करने का प्लान बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जिन्हा है वो जिनवू की ही सिस्टर है। ये बात सुनकर जिनवू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी योजिन अपने जेब में से जो वो रिंग लेकर आया हुआ होता है जिन्हा को प्रपोज करने के लिए वो दिखाते हुए जिनवू से कहता है कि सर ये देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ और आज मैं उसको प्रपोज करने ही वाला हूँ और आज मैं ऐसा करके रहूंगा सर। लेकिन सर वैसे जिन्हा इस रिंग को पसंद करेगी? जिसपे जिनवू से कहता है कि तुमको अगर मैं सही से बताऊँ ना तो इन सब चीजों के बारे में भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ भाई, जिनवू को ये सब चीजों के बारे में पता ही क्या होगा कि लड़कियों को क्या पसंद है, क्योंकि मिस चाय ने तो जिनवू की बस पावर ही देखी थी, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, तो इसे उतना आइडिया वाइडिया नहीं है। जिनवू की ये बात सुनकर यूजिन कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर असल में मैंने काफी सारे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स के साथ प्रिपरेशन कर रखी है, मुझे भी नहीं मालूम कि आखिरकार उसको क्या क्या पसंद है, तो इसीलिए मैंने काफी सारे गिफ्ट्स को ले लिया है। जिसके बाद योजिन जिनवू को बताता है कि सर असल में सच तो ये है, हम अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी पे एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे ही जिन्हा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी उसके बाद वो अपना वहां पर एक क्लिनिक खोल सकती है। ये बात सुनकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। जिनवू योजिन से कहता है वेट 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 वेट, कहीं इस बिल्डिंग का जो एस्टिमेट प्राइस है कहीं वो $30 मिलियन तो नहीं है? अब जिनवू से अपनी बिल्डिंग का एकदम एग्जैक्टली एस्टिमेट प्राइस की बात सुनकर योजिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, उसका मुंह खुला खुला जाता है। वो जिनवू से पूछता है कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता इसका प्राइस? अब यूजिन को क्या मालूम कि जो टाइमलाइन इरेज हो गई है जिनवू को उसी से इस बात का पता होता है, क्योंकि जब जिनवू का नया नया रीअवेकन हुआ था तो स्टार्टिंग में उसको इसी बिल्डिंग को लेकर ऑफर आया था। और फिर जिनवू योजिन को एक स्माइल देते हुए कहता है कि योजिन तुमको जिन्हा के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी अच्छे इंसान हो, तो तुम उसको सिर्फ अपना जो तो तुम सिर्फ उसको अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ, तुम जो हकीकत में हो तुम वही रहो, तुमको कुछ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर योजिन के तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो कहता है कि सही में सर क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ? जिनवू कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन योजिन कहाँ मानने वाला था, वो जिनवू के जाकर सीधा गले लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जो सामान होते हैं वो पूरे के पूरे गिर जाते हैं, क्योंकि असल में ये लोग जिस टेबल पे खाना खा रहे थे योजिन उसी के ऊपर चढ़कर जिनवू से गले मिलने के लिए चला जाता है और इस वजह से जिनवू बेचारे का सारा कपड़ा उपड़ा खराब हो जाता है और अब जिनवू इसको पीट भी नहीं सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को एक घर दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जगह पे था, बाकी लोगों से बहुत दूर। तो असल में ये घर किसी और का नहीं जिनवू का ही था। जिनवू अपने घर के अंदर जाता है और तभी हम लोग जिनवू के सामने एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि जिनवू को पापा कह के बुला रहा था। जिनवू भी उसको देखकर काफी खुश होता है और तभी हम लोग देखते हैं मिस चाइन को, जो कि असल में इस बच्चे की माँ है। सो दोस्तों एक्चुअल में जिनवू और मिस चाइन की शादी हो चुकी है और इनका एक बच्चा भी है। जिनवू चालाक हो रिया है, इसने बताया नहीं गाइस इसकी शादी कब कर ली इसने। हाँ बताया जाता तो इसके पैसे खर्च हो जाते ना, इतनी सारी ऑडियंस पहुंच जाती है इसकी शादी में। वैसे अब हम लोग मिस चाइन को मिस चाइन कहाँ कह सकते हैं, अब वो तो मिसिस चाइन हो गई है ना। मिसिस चाइन जिनवू का घर में स्वागत करती हैं। जिनवू लोगों को देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मिसिस चाइन जिनवू से कहती हैं हाँ मैं आपका ही इंतजार कर रही थी और आपका बेटा भी आप ही का इंतजार कर रहा है, ये भी नहीं सोया है। लेकिन वैसे आप आज बाहर गए क्यों थे? जिनवू मिसिस चाइन को बताता है कि योजिन कुछ जरूरी बात करना चाहता था और इसीलिए हम लोग एक कैफे में गए थे बातचीत करने के लिए और वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया बस। चाइन जिनवू से कहती हैं कि वैसे क्या वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है? जिसपे जिनवू कहता है कि नहीं, अभी तक तो उसने कुछ ऐसा सवाल नहीं किया है, मैं भी थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ और देखते हैं कि कब तक वो मेरे से क्वेश्चंस करेगा। तो एक्चुअली में जिनवू यहाँ पर जो टाइमलाइन इरेज कर दी गई है उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ वो मेरे से कब क्वेश्चंस पूछता है। वो सब छोड़ो, वैसे सुहो इस समय जग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है, ये इस समय कैसे जाग रहा है? चाइन उनको बताती हैं ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका लड़का दिन भर सो रहा था और अब रात में परेशान कर रहा है। जिनवू का बेटा भी जिनवू की गोद में जाकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोल देता है पैप 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 पैप। और तभी जिनवू साइड में इग्रीस और बेलियन को लड़ता हुआ देखता है। वो चाइन से पूछता है कि अब
इन दोनों को क्या हुआ। शाइन जिन्वू कुछ बता पाते उससे पहले ही बेलियन इग्रीस के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हमारे छोटे किंग को तलवारबाजी क्यों नहीं सिखा सकते। क्या ये बात तुमको समझ नहीं आती इग्रीस। इग्रीस बेलियन से कहता है कि इस दुनिया में जिन लोगों के पास एकेडमिक स्किल्स होती है उन्हीं लोगों के पास पावर होती है बेलियन। जिन्वू उन लोगों से बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूँ कि तुम इसको तलवारबाजी सिखाओ या पढ़ना लिखना सिखाओ, लेकिन तुम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार इसको चलना कैसे सिखाया जाए, क्योंकि जब सुहू चलना सीख जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं तलवारबाजी का और भी जो स्किल तुम लोगों को सिखानी है। और मिसिस चाइन जिन्वू की टांग खींचते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे जिन्वू तुमको भी घर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। जब तक कि सुहो ये सीख नहीं जाता कि चलना कैसे होता है तो थोड़ा सा जल्दी घर आ जाया करो। जिन्वू बोलता है ओ बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगली सुबह जिन्वू पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसको चीफ ने बुलाया था। जिन्वू चीफ के ऑफिस में जाता है। वो चीफ से बोलता है कि चीफ आप मेरे से मिलना चाहते थे। तो एक्चुअल में चीफ कोई और नहीं मिस्टर वू च्यूल थे। वो जिन्वू से कहते हैं कि अभी भी काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि तुम अभी भी जो बाकी सभी ऑफिसर्स के केस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा उनसे दूर रहो, नहीं तो फिर वो लोग मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाएंगे और फिर मेरे को तुम्हारा ट्रांसफर वगैरह करना पड़ सकता है। वैसे मिस्टर जिन्वू तभी जिन्वू उनको बीच में टोकते हुए कहता है कि चीफ अब मैं कोई हंटर नहीं हूँ और वैसे भी अब आप मेरे बॉस हैं तो आप मेरे को इतनी इज्जत मत दीजिए। जिसपे मिस्टर वू च्यूल हंसते हुए जिन्वू का जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे को तुमको उस तरीके से ही बुलाना अच्छा लगता है, मैं इसी में कंफर्टेबल फील करता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे क्या तुमको पता है वो जो अडॉप्टिव फादर का केस था जिस लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसका जो अडॉप्टिव फादर है वो काफी दिनों से मिसिंग चल रहा है। जिसपे जिन्वू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था सर। मिस्टर वू च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन उसके घर के आसपास जितने भी सिक्योरिटीज कैमरा थे वो उसी समय पर काम करना बंद कर गए जब वो वहां से गायब हुआ। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जिसपे जिन्वू मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ओ ये कितना ज्यादा अजीब कोइंसिडेंट है ना सर। वो च्यूल जिन्वू को एक पेपर देते हुए कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया होगा जिन्वू तुमने सही ही किया होगा, मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है। वो सब छोड़ो, मैंने तुमको यहाँ पर इस चीज के लिए बुलाया है। और वो पेपर उसको देते हैं। जिन्वू उस पेपर को हाथ में उठाते हुए कहता है कि ये क्या है। वो च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको जानना चाहिए द चेयरमैन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन। और वो रोते हुए जिन्वू से कहते हैं कि मेरा मतलब चेयरमैन गो उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर जिन्वू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर गो एडमिट है। और फिर जिन्वू उनके रूम में जाता है जहां पर आसपास की जो मशीन होती है उसमें मिस्टर गो की रीडिंग वगैरह देखकर वो समझ जाता है कि इनकी कंडीशन हकीकत में बहुत ही ज्यादा खराब है। जिन्वू मिस्टर गो के पास जाता है। मिस्टर गो को भी एहसास हो जाता है कि मेरे आसपास कोई है और तभी वो साइड में देखते हैं तो वहां पर जिन्वू था। वो जिन्वू से बात करने के लिए अपना मास्क हटाते हैं। उनको अपने चेहरे पर लगे हुए ऑक्सीजन मास्क को हटाने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जिन्वू उनकी हेल्प करते हुए वो ऑक्सीजन मास्क हटाता है। मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, तो तुम वापस आ गए यंग मैन। असल में मैं तुमको ही ढूंढ रहा था लेकिन तुम तो मिले ही नहीं, मैं तुमको काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था। जिन्वू फिर से वो हीलिंग पोशन निकालते हुए मिस्टर गो से कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से हील कर दूं सर तो फिर इसके आगे जिन्वू कुछ कह पाता तभी मिस्टर गो उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं काफी लंबी लाइफ जी चुका हूँ और मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे को 10 साल एक्स्ट्रा मिले और मैं उन एक्स्ट्रा मिले हुए 10 सालों में जो चीजें मेरे से छूट गई थी उन सब चीजों को मैंने अब पूरा कर लिया है। मैंने वो सारी चीजें कर ली हैं जो कि मेरे को खत्म करने की जरूरत थी और वो समय मेरे लिए काफी ज्यादा था। एक्चुअली मैं तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ। उस दिन तुमने मेरे से कहा था कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में एक साथ लड़े थे, क्या तुम। और वो थोड़ी ताकत लगाकर बेड पर बैठ जाते हो। कहते हैं कि क्या तुम मेरे को दुनिया दिखा सकते हो, मैं उस दुनिया को देखना चाहूंगा अपनी आंखों से, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं उस दुनिया में क्या था और तुमको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा। जिन्वू थोड़ा सा सोचता है और फिर वो मिस्टर गो से कहता है वो मेमोरीज रिकॉल करना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। जिसमें मिस्टर गो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ। जिन्वू थोड़ा सोचता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो मान जाता है। वो मिस्टर गो का हाथ
पकड़ता है और जैसे मिस्टर गो का हाथ पकड़ता है, मिस्टर गो को सब कुछ यानी कि वो टाइमलाइन जो कि इरेज हो गई थी, वो मिस्टर गो को सारी सारी टाइमलाइन एक बार में दिखने लग जाती है। उनको अपनी पूरी ओल्ड लाइफ दिखती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं जो कुछ भी हुआ था उनके साथ, कि किस तरीके से वो हरदम लोगों की हेल्प किया करते थे और भी सब कुछ, और किस तरीके से वो जिन्वू से मिले और उन्हें जिन्वू की काफी हेल्प की, और किस तरीके से वो मोनार्च से लड़े और मोनार्च से लड़ते समय वो मारे गए। मिस्टर गो अपने बारे में सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ मिला मिस्टर जिन्वू। सच में ये काफी ज्यादा गर्व की बात है कि मैंने तुम्हारे जैसे यंग हीरो के साथ मिलकर काम किया और हम दोनों ने मिलकर इस दुनिया के लिए काफी अच्छे काम किए। और अब मिस्टर गो का भी समय आ रहा होता है। वो कहते हैं मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। हालांकि बाहर काफी गर्मी है लेकिन फिर भी मेरा शरीर अब ठंडा पड़ रहा है और इतनी शानदार मेमोरीज के साथ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और ऐसा कहकर वो रोने लगते हैं, मेरे साथ हमेशा रहना। उनके सामने जो मशीन लगी हुई होती है उसमें जो हार्ट रेट होता है वो एकदम सीधी लाइन हो जाती है। इसका मतलब अब मिस्टर गो नहीं रहे। जिन्वू भी समझ जाता है कि मिस्टर गो अब जा चुके हैं। मिस्टर गो के आंखों में अभी भी आंसू होता है। जिन्वू उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रेस्ट इन पीस सर, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने अपनी सारी जिंदगी लोगों को समर्पित कर दी और इसने आपको एक हीरो बनाया। और फिर मिस्टर गो को आखिरी गुड बाय कहने के बाद जिन्वू वहां से चला जाता है। जब जिन्वू रास्ते में जा रहा होता है तभी उसके फोन पर चाइन की कॉल आती है। वो फोन को पिक करता है। चाइन उनसे कहती है कि सूहो, अरे सूहो। जिसकी बात सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि सूहो को क्या हुआ, सूहो को हुआ क्या। मिसिस चाइन जिन्वू को बताती है कि हमारा सूहो उड़ रहा है। तो एक्चुअल में जो जिन्वू का बेटा सूहो था उसके अंदर बचपन में ही उड़ने की शक्ति आ गई थी और उसने घर में उड़ उड़ के तबाही मचा दी थी। इग्रीस और बेलियन वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन लोगों को बड़ी ही दिक्कत हो रही थी उसको पकड़ने में। और सूहो ने पूरे घर में आतंक मचा दिया था और सूहो को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये बात सुन के जिन्वू कहता है कि क्या। मिसिस चाइन जिन्वू तो कहती है कि अरे मैं कह रही हूँ कि सूहो इस समय उड़ रहा है, वो इस समय पूरे घर में उड़ रहा है। जिन्वू को योजिन की एक बात याद आती है कि सर कितना ज्यादा अजीब है ना। और अगर एक तरह से देखा जाए तो जो सूहो के पेरेंट्स हैं मुझे लगता है कि पैदा होते ही वो तो भागने लगा होगा ना। ये बात याद करके जिन्वू को थोड़ी सी हंसी आती है कि अगर योजिन यहाँ पर होता और अगर उसे ये बात पता चलती तो वो कुछ ऐसा कमेंट करता। मिसिस चाइन जिन्वू से कहती है कि अरे बताओगे मैं क्या करूँ अब यहाँ पर, करूँ क्या मैं। जिस पे जिन्वू कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। चाइन कहती है कि क्या क्या मतलब। जिन्वू कहता है कि मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया है कि किस तरीके से उड़ना है और उसे क्या क्या सावधानी बरतनी है। जिसपे मिसिस चाइन कहती है कि क्या मतलब, तुम भी उड़ सकते हो। जिन्वू कहता है अच्छा मैंने बताया नहीं क्या तुमको कभी। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जहाँ पे बाकी सभी जो डॉक्टर आ चुके होते हैं। हालांकि वो लोग अभी भी चेक कर रहे होते हैं कि मिस्टर गो की जान बचाई जा सकती भी है कि नहीं। और उन लोगों को भी लगने लग गया होता है कि अब मिस्टर गो नहीं रहे और बचाने का अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिन्वू कहता है कि जब पतझड़ आता है उसके बाद विंटर और फिर स्प्रिंग यानी कि वसंत फिर से वापस आता है। और इसी तरीके से इंसान की भी लाइफ साइकिल होती है, उसकी भी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चलती है। पतझड़ और फिर विंटर और फिर से एक नई शुरुआत। हर एक चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है और अंत के बाद फिर से एक नई शुरुआत। जिस तरीके से एक पेड़ के ऊपर से पत्ते झड़ते हैं और फिर से उस पे नए पत्ते लगते हैं और फिर से पत्ते झड़ते हैं और फिर से लगते हैं, इसी तरीके से जिंदगी की भी लाइफ साइकिल होती है। मिसिस चाइन ने फोन को कट नहीं किया होता है और जिन्वू अभी भी उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर मिसिस चाइन सूहो के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि नहीं नहीं सूहो इसे नीचे रखो, अरे सूहो संभल के नीचे रखो इसको। और जिन्वू बेचारा तो बस उनकी आवाज ही सुन रहा होता है। जिन्वू चाइन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। और जिन्वू फोन काट देता है। जिन्वू कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि विंटर हमारे घर से अभी काफी दूर है। तो एक्चुअली में जिन्वू यहाँ पर जो कह रहा था कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि नई शुरुआत की बात क्या हो रही है यहाँ पर।
दूसरी तरफ हम लोग जिन्हों के घर पे देखते हैं जहाँ पर सूहो अभी भी आसमान में उड़ उड़ कर मजे ले रहा था और उसने मिसिस चाइन के नाक में दम कर दिया था। बेलियन और इग्रीज उनका तो कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा था। बेलियन कहता है कि जैसा कि हमारे छोटे किंग अब आसमान में उड़ने लग गए हैं तो मुझे लगता है कि इनको आसमान में कैसे लड़ते हैं वो एडवांस में सीख लेना चाहिए। जिसमें इग्रीज कहता है कि क्या बेवकूफ की बात है, ये क्या बेकार की बात कर रहे हो, हमारे छोटे किंग आसमान में उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये पायलट बनेंगे। और बेचारी मिसिस चाइन बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि सूहो आसमान में उड़ उड़ कर वो तो अपना मजे ले रहा था लेकिन आसपास के जो सामान थी वो जमीन पर गिर गिर कर टूट गई थी और मिसिस चाइन बेचारी इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और रोते हुए कहती हैं कि अरे जिन्वू कहाँ हो तुम, जल्दी घर पर आओ, तुम्हारे लड़के ने मेरे नाक में दम कर दिया है, जल्दी आओ जिन्वू, जल्दी घर पर आओ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग बेरू को देखते हैं जो कि सूहो को अपनी एंट वाली स्टोरी सुना रहा था। तो वो बताता है कि हम लोगों के पास खाना नहीं बचा था तो हम सभी लोग एक दूसरे को ही खा रहे थे और इस जगह पर रहने का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर तो खाना था ही नहीं, तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए कहीं और जाना पड़ता। और तब तब क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर चाहिए होगा जो कि इस पूरे किंगडम के सोल्जर को लीड कर सके और ये वही एग था जिसके अंदर बेरू था यानी कि एंट किंग और ये बाकी सभी एग में सबसे बड़ा एग था। बेरू सूहो को आगे बताता है कि जब मैं उस एग से बाहर आया तो बाकी सभी जो एंट थे वो मेरे को अपना लीडर मानने लगे। कि हमारी क्वीन वो चाहती थी कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनूं कि मेरे सामने जो कोई भी मेरा दुश्मन आए वो मेरे सामने खड़े होने से भी डरे। और फिर हम लोग को तो मालूम ही है कि किस तरीके से एंट किंग यानी बेरू ने तबाही मचाई थी। वो आगे बताता है कि इसी तरीके से मेरा जन्म हुआ था सिर्फ लोगों को मारने के लिए। और फिर वो अंदर आता जब वापस तो उसके सामने जिन्वू होता है। बाकी सभी जो लोग थे वो तो बेरू के सामने आते ही डरने लगते हैं लेकिन जिन्वू उसके सामने आकर बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब ये चीज देखकर तो बेरू यानी कि एंट किंग उस समय पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर आगे कहानी तो हम लोग को मालूम ही है कि किस तरीके से एंट किंग की पिटाई होती है। फिर जिन्वू उसको अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है और वो बेरू बनता है। और ये जो सारी कहानी थी बेरू सूहो को सुना रहा होता है। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उस बात को काफी साल हो चुके हैं, काफी समय बीत चुका है और इतने सालों बाद मैं एक ऐसे ही दूसरे इंसान से मिला हूँ जो कि मेरे सामने आने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। तो वो यहाँ पर सूहो की बात कर रहा था। बाप बेटे तो एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि बेरू को जो कोई भी फर्स्ट टाइम देखता है वो तो डर ही जाता है लेकिन जिन्वू और सूहो ही थे जो कि असल में बेरू को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और यही बेरू अपने मन में सोच रहा होता है और जिन्वू से ज्यादा खुश तो सूहो लग रहा है। अब बेरू वहां से जाने की सोचता है और वहां से जाने लगता है लेकिन सूहो बेरू को चिल्लाते हुए कहता है कि एंट एंट मैं तो खेलूंगा एंट एंट। अब बेरू अपने छोटे किंग को क्या ही कहे और वो उड़ के वहां से चला जाता है लेकिन सूहो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। बेरू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है ना, ये छोटे किंग हमेशा मेरे को ही क्यों फॉलो करते रहते हैं। तभी इग्रीस वहां पर आता है। इग्रीस बेरू से कहता है अरे इसमें भी कोई बताने वाली बात है, वो तुमको लाइक करता है, तुमको पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है हरदम। अब इग्रीस की बात सुनकर बेरू को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार मेरे में क्या एक्साइटेड है, मेरे में क्या ऐसी खासियत है जो कि ये बच्चा मेरे को पसंद कर रहा है। जिसपे इग्रीस उसको बताता है कि अरे तुम एक ऐसे एंट हो जो कि इंसानों से भी बड़ा है, जो कि बोल सकता है, चल सकता है, उड़ सकता है और एक छोटे से बच्चे को इससे ज्यादा बेहतरीन चीज कहाँ मिलेगी। अब इग्रीस की ये बात सुनकर बेरू थोड़ा सा सोचने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो छोटे किंग मेरे को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। अगले सीन में एटलांट सलमा का सीन दिखाया जाता है। वहां पे जो आर्किटेक्ट जो कि एक नई मूर्ति बना रहा था वो बेरू को वहां पर देखकर कहता है कि मार्शल आप यहाँ पर। जिसपे बेरू उससे कहता है कि मैं अपने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो आर्किटेक्ट कहता है कि क्या मतलब, लेकिन मार्शल बेरू। और तभी हम लोग देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो बेरू का प्लान था वो जिन्वू की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाना था जो कि लगभग बनके तैयार भी थी, बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति। और तभी आर्किटेक्ट बेरू से कहता है कि मार्शल हम लोग अपने किंग की इतनी बड़ी मूर्ति महीनों से बना रहे हैं ताकि हम उनके 32 बर्थडे पर उनको ये दिखा सके, उनको ये गिफ्ट दे सके, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस करना है। जिसपे बेरू से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरी तरीके से इसको तोड़ के दोबारा से नई चीज बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमको बस थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए कह रहा हूँ, वो तो एडजस्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही चेंज करना है। बेरू से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को ये चेंजेस करना है, तुम समझ सकते हो कि मैं ये अपने किंग के लिए कर रहा हूँ, तो समझो तुम किसी भी हालत में ये चेंजेस करो। जिस पे आर्किटेक्ट कहता है कि अच्छा ठीक है मैं देख सकता हूँ, ठीक है मैं इस चेंजेस को कर दूंगा और मेरे को विश्वास है कि आप जो सजेशन दे रहे हैं
उससे हमारे किंग की जो स्टैचू है वो और भी ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बनेगा। ठीक है मार्शल बेरू, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन इस काम के लिए हम लोग को थोड़े और वर्कर्स की जरूरत होगी। जिसपे आर्किटेक्ट बेरू से कहता है कि क्या मैं वैसे जो डेमोन्स जो कि डेमोन कैसल के अंदर रहते हैं, जो कि आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था सिस्टम के, उन लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उन लोगों की मदद हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। जिसपे बेरू भी कहता है हाँ ठीक है, अगर उनकी हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्हों का घर देखते हैं और उसके घर के बाहर कुछ लोग कार में बैठे हुए होते हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ अलग ही चीज करने का प्लान बना रहे होते हैं। उसमें से जो उनका एक बंदा होता है वो कहता है कि सर क्या सच में हम लोग ये करने वाले हैं, सच में ना सर। जिसपे उनका बॉस कहता है कि अरे तू बच्चा का बच्चा ही रहेगा, तू आखिर के अंदर डर क्यों रहा है, और हम लोग जो यहाँ करने के लिए आए हैं हम लोग वो करके रहेंगे, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, तू इतना डर क्यों रहा है बे। जिसपे वो कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मतलब जिसपे उनका बॉस कहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उस बास्टर्ड सांग जिनवू की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी हरकतों की वजह से, और जैसा कि उसने हमें बर्बाद किया उसके साथ भी सेम वही चीज होगी, हम लोग भी उसी के साथ वही करेंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमको उसके साथ यही करना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि हाँ सर बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। और फिर ये लोग कार से बाहर आते हैं, उनका बॉस कहता है, और इन लोगों ने प्लान भी बना लिया होता है कि ये लोग जिनवू के यहाँ पर ये कारनामा करने के बाद बाकी लोगों को क्या स्टोरी बताई जाएगी, कि असल में जो ऑफिसर स्टोरी होगी वो ये होगी कि डिटेक्टिव सान जिनवू की पत्नी और बच्चों को दिन दिहाड़े चोरों के द्वारा मार दिया गया, चोरों ने उनका मर्डर कर दिया, समझ गए ना। जिस पे उनका साथी कहता है कि हाँ सर ठीक है। और फिर ये बंदा जिनू के घर के अंदर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी इनका जो दूसरा साथी होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार इतने बड़े घर में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि ये लोग एक इतने बड़े घर के अंदर रहते हैं। इन लोगों को नहीं लगता क्या इनके घर में कभी चोरी हो जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, कैसे लोग हैं यार ये। जिस पे उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नर्वस मत हो, और हाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। और फिर ये लोग जिन लोगों के घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन तभी तभी इन लोगों के पीछे से कोई आवाज आती है, और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो इनकी हालत खराब हो जाती है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में।